तो दोस्तों सालाना जो मीटिंग रहती है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहलाती है, ऑफ द टॉप जो दुनिया की इन्वायरमेंटल मीटिंग कहलाती है, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस की जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ऑफ क्लाइमेट चेंज, 1994 में वैसे ये शुरू हुई थी। 1995 में पहली बार मीटिंग हुई। 26वीं मीटिंग दोस्तों, उसकी 26वीं मीटिंग वैसे 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते ये नहीं हो पाई एंड इसलिए 26वीं मीटिंग है। तो दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवेज बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी रहते हैं हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, वैसे भी पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। उसके पहले दोस्तों जानते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पीच भी रही उसके बारे में, जो बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। There's one guy who particularly understands how to do that and who shares that agenda and who understands that a single hour of sunshine provides enough energy to power the whole earth for a year. You know that, to power all human activity on earth, I should say, for a year. The one man who understands that so well and who's achieved absolutely extraordinary things in his own country of India is the Prime Minister of India. And ladies and gentlemen, Excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi, and I have great pleasure in handing over to Narendra. Over to you. तो दोस्तों ये इंडिया के लिए वैसे एक बहुत ही ग्रेट मोमेंट है। इंडिया ने बहुत बढ़िया काम भी किया है जो रिपोर्ट्स के हिसाब से। एंड अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि COP26 के हिसाब से कि क्या क्या वादे किए गए ग्लोबल लेवल पे एंड क्या क्या वादे किए गए हैं भारत के लेवल पर। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत आपको चाहता हूँ थोड़ा ये रैपिडली लेकिन डिटेल में समझाना। इंपॉर्टेंट कुछ ये डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहला दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो कोल पावर प्लांट्स हैं, हमें कोल पावर प्लांट्स को हमने एलिमिनेट कर देना, फेज आउट कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। 40 के आसपास कंट्रीज़ ने वादा किया, बिजनेसेस ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, कि वो आने वाले टाइम में फेज आउट कर देंगे। जापान ने ऐसा कोई वादा नहीं किया दोस्तों। जापान की इसकी काफ़ी निंदा भी हुई है इस बात को लेके। जापान ने दोस्तों ऐसा भी प्लेज नहीं किया कि वो जो बाहर उनकी जो कंट्रीज़, जैसे जापान बहुत सारी फंडिंग प्रोवाइड करता है बहुत सारे फॉरेन जो नेशंस को, कि वो अपने जो फॉसिल फ्यूल पे प्रोजेक्ट चलाएं। उस पर भी कहा गया कि कम से कम आप बाहर मत बनाइए, अपने घर पर चला लीजिए, बाहर मत फंडिंग कीजिए। जापान ने उससे भी मना कर दिया। तो दोस्तों रिचर कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, 2030 तक कहा है कि हम कोयले से चलने वाले सारे पावर प्लांट्स खत्म कर देंगे। एंड थोड़ी जो गरीब कंट्रीज 2040 का टारगेट लिया। यूके, क्योंकि जहाँ पे ये ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में अगर ये मीटिंग हो रही है, यूके पर भी थोड़ा फोकस रहा। यूके ने कहा कि हम 2024 तक ही सारे के सारे कोयले से चलने वाले अपने पावर प्लांट्स को खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। देन दुनिया का जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो कोयले का यूज़र है चाइना, चाइना ने भी कहा दोस्तों, चाइना कह रहा है कि हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम अपनी जो डोमेस्टिक पावर है उसको हम कोयले से हटा रहे हैं। एंड इसलिए चाइना पर भी सभी की नज़रें टिकी थी, लेकिन चाइना ने कोई एज सच नंबर नहीं दिया यहाँ पर। ओके, देन दोस्तों जो ग्लोबल कार्बन बजट, कि कितना हम जो कार्बन दुनिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना हमारा एटमॉस्फेयर सह सकता है, और उसका जो बजट की बात करें तो एक यहाँ पे संस्था है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है। उसने कहा कि जो कोविड आया, कोविड के चलते जो फॉसिल फ्यूल की जो थोड़े कंजम्पशन कम हो गई, एंड लेकिन वो कह रहे हैं कि इट इज़ बाउंसिंग बैक वेरी रैपिडली। ठीक है, एंड जो कोयले की जो खपत है, जो कोयले से निकलने वाला एमिशन है, वो तो प्री पेंडेमिक लेवल पर आ चुका है। एंड लेकिन ऑयल में कह रहे हैं कि ऑयल में थोड़ा सा अभी बाउंसिंग बैक चल रही है, जो ऑयल की कंजम्पशन जो थोड़ी सी ऑन द लोअर साइड है। एंड उसके बाद दोस्तों वो कह रहे हैं कि 15 कंट्रीज़ हैं लेकिन जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत काम किया एंड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है, मतलब इंटेंसिटी, कि अगर वो एक GDP में अगर $1 बिलियन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे, अभी रिलेटिवली उसी $1 बिलियन की इकोनॉमी को चलाने के लिए तो वो थोड़ा कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कार्बन इंटेंसिटी उनकी कम हुई है, तो अच्छी बात भी है, लेकिन स्टिल इतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि सिर्फ 15 कंट्रीज हैं। ओके, देन दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट एक बात रही, वो नाम रहा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। साउथ अफ्रीका ने इस पर लीड लिया, लेकिन बाकी कंट्रीज ने भी फॉलो किया, वो भी चाहती हैं ऐसा करना। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप क्या है? वो कह रहे हैं कि हम 90% अपने देश की 90% जो बिजली है वो कोयले से बनाते हैं, एंड हम कोयले को बिल्कुल फेज आउट कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक डर्टी फ्यूल है, बहुत गंदगी मचाता है एटमॉस्फेयर में। तो लेकिन इसके बदले हमें $8.5 बिलियन हमें फंडिंग और ग्रांट्स चाहिए ताकि हम क्लीनर फ्यूल्स पे मूव कर पाएँ, सोलर पैनल, विंड एट्सेट्रा। एंड बाकी इंडोनेशिया ने भी कहा कि हम 2040 तक ख़त्म कर देंगे कोयले के पावर प्लांट। 2056 का टारगेट था, लेकिन कहा अगर हमें फाइनेंशियल हेल्प
मिल जाए। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया ऑलरेडी दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट का पार्ट है जो कि कोयले से अपने चलने वाले पावर प्लांट्स को ख़त्म करना चाहते हैं आने वाले 15 साल में। ADB इनकी मदद कर रहा है, इनको पैसे दे रहा है ताकि आप यहाँ पर सोलर एटसेट्रा लगाएं एंड ख़त्म करें अपने कोयले से बनने वाली बिजली के प्लांट्स। ओके, देन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया डेवलपमेंट रही नेट जीरो अलाइंड फाइनेंशियल सेंटर। दोस्तों नेट जीरो अलाइंड फाइनेंशियल सेंटर, ये यूके के चांसलर हैं, भारतीय ही हैं अभी, ऋषि सुनक, उन्होंने ही अनाउंस किया कि वो ऐसे फाइनेंशियल सेंटर्स, वो उनकी सरकार ऐसे रेगुलेशन चाहती है लाना कि जो बड़े बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा जो कि डिपेंडेंट हैं बिजली पर, एनर्जी पर, जो कोयले से बनी हुई बिजली भी यूज़ करते हैं, वो कहते हैं उनसे हम चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में या जैसे भी वेरियस रेगुलेटर्स को वो अपने प्लान्स बताएं, अपने प्लान्स पब्लिश करें कि बताएं कि वो कैसे अपने आप को डीकार्बनाइज करेंगी एंड अपने कैसे ऑपरेशंस को, कैसे इन्वेस्टमेंट्स को नेट ज़ीरो, कि वो अब जितना वो अगर कुछ कार्बन प्रोड्यूस कर भी रही हैं तो वो कार्बन को कैसे वापस जो टैकल करेंगे कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर में कोई नया कार्बन ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अपनी कंपनी से चाहते हैं वो पूरा प्लान लेना, 2023 तक वो इसको लागू कर देंगे। एंड ग्रीन बॉन्ड्स, कि ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में, मतलब कि जो सोलर पावर प्लांट, विंड वाला जो पावर प्लांट, अगर इसमें पैसा लगाना है दोस्तों, इसमें पैसा लगाने के लिए अगर आपको डेट चाहिए, उधार चाहिए, बॉन्ड्स है ना इशू करते हैं उधार के लिए, तो ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड्स लाए जाएं, उसको ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि यूके इसमें भी चाहता है लीड लेना एंड ग्रीन बॉन्ड्स का वो हब चाहता है बनना, दुनिया भर में जितनी ग्रीन फाइनेंसिंग हो सभी यूके से ही चले। बढ़िया है, चाहते हैं ऐसा करना तो ओके। देन दोस्तों मीथेन, एक मीथेन को लेके भी कसम खाई गई, शपथ लिया गया। मीथेन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड करता है ऐसे ही ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ज़्यादा हीट रिटेन करता है एंड एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। मीथेन के साथ एक अच्छी बात क्या है कि मीथेन का जो लाइफ टाइम बहुत ब्रीफ रहता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है एटमॉस्फेयर में एंड देन उसके, लेकिन ये 86 टाइम्स ज़्यादा, 1 टन अगर मीथेन हो, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो 1 टन मीथेन 86 टाइम्स ज़्यादा जो हीट कैरी कर सकता है, एटमॉस्फेयर को बहुत गर्म कर सकता है। इसीलिए जो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट जैसे एमिटर्स हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक डेटा है, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है मीथेन का। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे चाइना एंड देन उसके बाद आती है बारी इंडिया की, देन उसके बाद बारी आती है रशिया की। रशिया पूरे यूरोपियन यूनियन को गैस सप्लाई करता है एंड उसकी गैस सप्लाई की जो पाइपलाइन से बहुत मीथेन लीक हो जाती है एटमॉस्फेयर में। बाकी जैसे इंडिया एग्रीकल्चर करता है, चाइना बहुत एग्रीकल्चर करता है एंड यहाँ पे जैसे जो हमारे पशु मवेशी रहते हैं उनके पेट में बहुत सारी मीथेन पैदा होती है, तो इसी कारण जो मीथेन के मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं ये तो एग्रीकल्चर, कैटल, है ना, तो ये इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है इसको टैकल करना जरूरी है। जैसे एंड उसके बाद जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, अमेरिका, कनाडा, EU एटसेट्रा, इन्होंने शपथ लिया कि हम अपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जहां से बहुत मीथेन ज़मीन से निकलकर लीक हो जाती है एटमॉस्फेयर में, हम उसको रोकेंगे, प्लग करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम जो दुनिया से मीथेन को भी ख़त्म करेंगे ताकि थोड़ा कम गर्म हो। ओके, बहुत बढ़िया था ये। एंड देन उसके बाद डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों जो पेड़ तो लगाना तो चलो अलग बात है, पेड़ जो लगे हुए हैं वो काटे जाते हैं, तो ऑलरेडी वो पेड़ बहुत सारा जो हमारे जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देन ऐसा माना जाता है कि पिछले अगर हम 20 साल में ही देखें तो पिछले 20 साल में ही पेड़ों ने अप्रॉक्सीमेटली जितना ह्यूमंस ने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया उसका 1/4 25% तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर पेड़ भी नहीं रहेंगे तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो इसलिए शपथ लिया गया कि जो कंट्रीज जैसे बहुत जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, जैसे ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, ये डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, एक भी जो पेड़ नहीं काटेंगे एंड या काटेंगे तो उतना ही पेड़ वापस भी लगाए जाएंगे। तो इसीलिए इनको अगर ऐसा करेंगे तो कुछ पैसा भी मिलेगा, $19 बिलियन इनको वर्थ ऑफ फंडिंग मिलेगी, चाहे सरकार से मिले चाहे प्राइवेट एजेंसी से मिले, ऐसा मिलेगा। बढ़िया है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि सर 2014 में भी आपने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी दी थी, तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में भी आपने यही किया था, शपथ ली थी कि 2020 तक हम क्या करेंगे, जितनी भी डिफॉरेस्टेशन होती है उसका आधे पर ले आएंगे, 50%। वो कह रहे हैं हम आसपास भी नहीं है, रादर डिफॉरेस्टेशन तो बढ़ रही है। आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा जब कोविड आया था, कोविड से आने से पहले देखा गया था कि ब्राज़ील में इतने सारे फॉरेस्ट जल गए, साओ पोलो एटसेट्रा में दिन में सूरज ढल गया था, है ना, कि बिल्कुल सूरज लाल हो गया था क्योंकि इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई थी, इतने पेड़ों को जला दिया गया था। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि अभी जो दुनिया में हम पेड़ तो बहुत रैपिडली लूज कर रहे हैं, रोकना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको, डिफॉरेस्टेशन को। देन दोस्तों इसलिए पूरी पिक्चर देखें तो भारत ने, जैसे भी मैं आपको बताऊंगा आगे, कि भारत ने कहा कि हम नेट जीरो एमिशन, जितना कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम कार्बन को वापस एब्जॉर्ब भी करवाने के जो मैकेनिज्म चलाएंगे। 2070 तक हम ये कर पाएंगे नेट
नेट जीरो, ठीक है। एंड देन चाइना ने कहा कि हम 2060 तक करेंगे। अमीर कंट्रीज हैं 2050 तक कह कर रही हैं कि हम नेट जीरो हो जाएंगे। आईपीसीसी जो यूएन की बॉडी है जो सारा साइंटिफिक डेटा वगैरह कलेक्ट करती है, बताती है हमें कि कितनी वार्मिंग हो रही है, उन्होंने कहा कि 2050 तक हमें नेट जीरो करना होगा अगर हम चाहते हैं कि प्लैनेट सिर्फ 1.5 डिग्री तक गर्म हो। अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा तो बहुत जो कह रहे हैं कि कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स डूब भी जाएंगे। भारतीय जो चाह रहे हैं, जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनका स्टैंड ये है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए डेवलप करने के लिए। अभी हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी से हम बनाएंगे सोलर एटसेट्रा पावर प्लांट्स, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने आप को ग्रीन कर लेंगे 2070 तक, बट हम 2050 तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, इसको रोक नहीं सकते। तो अब हम भारतीय कमिटमेंट्स की बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं रैपिडली। तो पंच अमृत का नाम दिया गया, जो प्रधानमंत्री जी की वहाँ स्पीच अगर आपने सुनी हो तो काफ़ी फिलोसॉफिकल स्पीच थी, एंड उसमें बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बात किया गया। पंचामृत उसमें से एक है कि हम 5 तरह के अमृत आपको देंगे एंड दुनिया का भला होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, जैसे पहली बात वो कह रहे हैं कि हम 500 गीगावाट तक 2030 तक हम देखें तो हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड है ना, अब इंस्टॉल्ड है, वो बिजली नहीं बनाएगी अभी वो, ठीक है। इंस्टॉल्ड मतलब कि जो हम जितनी टोटल हमारे यहाँ पे पावर प्लांट हैं उसमें से अगर हम देखें तो 500 गीगावाट हम बिजली कहाँ से निकालना चाहते हैं, कहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जीज का इंस्टॉलेशन रहेंगी, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो एटसेट्रा। एंड हमारी आधी इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहाँ से आएगी, तो 50% इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी हमारी रिन्यूएबल से। ये जो टारगेट था 2030 का, पहले 40% था, बढ़ाकर 50 कर दिया गया। एम्बिशन और ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड देन जो भारत की एमिशन इंटेंसिटी मैं आपको फिर बता देता हूँ क्या होती है कि अगर हम $1 बिलियन अपनी जीडीपी बनाना चाहते हैं, उसमें कितना कार्बन प्रोड्यूस करते थे, अब हम कितना करते हैं, वो उसको हम देखते हैं कि एमिशन इंटेंसिटी हमारी बढ़ी या घटी। भारत कह रहा है कि हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को और रिड्यूस कर देंगे 45%। पहले हमने वादा क्या किया था, हमने 33% का किया था कि हम जो 2005 के लेवल पर जितना हम एमिशन इंटेंसिटी थी हमारी, उसका हम 33% नहीं है 45%, जितना हम पहले मान लीजिए $1 बिलियन के लिए मैं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता था उसका आधा प्रोड्यूस करूंगा $1 बिलियन अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए। वो कैसे हो पाएगा, बिजली तो हमारी यूज होगी, वो हमारे सोलर विंड एटसेट्रा से जो बिजली बनेगी उसी से हम अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे, ठीक है जी, ओके। एंड देन इसीलिए भारत ने कहा कि हम अपने भारतीय रेलवेज जो बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक मेजर एनर्जी कंज्यूमर है, उसको हम दुनिया का पहला ऐसा रेलवे चाहते हैं बनाना जो नेट जीरो कार्बन एमिटर होगा। ये जो कैसे करेगा, अपने आप को कैसे रन करेगा, कहेंगे पहली बात तो हम अपने आप को 100% 100% भारतीय रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। एंड उसकी बिजली कहाँ से आएगी, वो बिजली आएगी जो रेलवेज के पास बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है, अनप्रोडक्टिव काम के लिए यूज हो रही है, अभी कोई यूज नहीं हो रहा, उस पर हम सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे, बिजली बनेगी एंड देश की रेलवे उस पर ही चलेगा, खुद की जो सोलर पावर प्लांट से चलाया हुआ। बढ़िया सर। एंड देन उसके बाद ये कैसे अचीव करेंगे, वो कह रहे हैं भारत में अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है 2021-22 में देखें तो 1566 हमारे पास बिलियन यूनिट्स के आसपास की है। एंड देन इसमें अगर हम बात करें तो अभी तो जो सोलर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से भी बहुत कम बिजली बनती है जो रिन्यूएबल से। हम कह रहे हैं कि 2030 में हमारी रिक्वायरमेंट ये बढ़ के 2300 बिलियन यूनिट्स हो जाएगी, जिसमें से आधा 1150 हम कहाँ से लेंगे, रिन्यूएबल से लेंगे, ठीक है। तो ये जो 50% कहाँ से आएगा, सोलर विंड एंड हाइड्रो पावर से। एंड इसको करने के लिए अगर हमें कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चाहिए तो हमें स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, है ना। सोलर तो हर वक्त नहीं होता, विंड तो हर वक्त नहीं चलती, तो हमें अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होगी। हमें अपनी जो हमारी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज होती हैं, सरकारी कंपनी चाहे प्राइवेट हो, तो जिसको डिस्कॉम्स कहा जाता है, उनको बढ़िया करना पड़ेगा एंड ग्रिड को स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी बिजली बन रही है कभी नहीं बन रही। नेट मीटरिंग करनी पड़ेगी, लोगों के घरों पे दोस्तों सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो सोलर पावर प्लांट्स कितनी बिजली बना रहे हैं ना। ऐसा होता है ना घर में, आप देखते होंगे शायद कि आपको एक सरकार की तरफ से बिजली आ रही है एंड आप एक अपने जैसे मान लीजिए घर पे सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, आप वापस ग्रिड में डाल देते हैं, तो आप अगर लेट्स से सरकार से 100 यूनिट बिजली ले रहे हैं, आपके पावर प्लांट्स ने 80 यूनिट बिजली बनाई, तो 100 - 80 मतलब 20 यूनिट, सिर्फ आपको 20 यूनिट का ही बिल देना होता है। नेट मीटरिंग उसको कहा जाता है, यूपीएससी इस पे सवाल पूछ भी चुका है, ओके। देन दोस्तों आज की अगर हम हालात देखें 2016 की, जो हमारी अगर हमारे पास डेटा जो एग्जैक्ट दिखता है, भारत की इमिशन इंटेंसिटी 23% से रिड्यूस हुई है। ये हम ना बाय एनियल एक हमारे एक अपडेशन आती है, एक रिपोर्ट आती है कि हमने कितना हमने अपने आप को इंटेंसिटी अच्छी करी, हमारी इकोनॉमी अगर सेम लेवल पे काम करते हुए कितना अब कार्बन पॉल्यूट करती है, हमने 23%
10% हम जो हमारी इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है। दोस्तों प्लीज़ ये बात ध्यान देने वाली है। मान लीजिए अगर हम पहले 10 अगर हम बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे, अभी 10 से हम कम नहीं हो गए, 10 से तो बढ़ के हम 15-20 ही हो गए होंगे, 25 हो गए होंगे। लेकिन हमारी जो मैंने आपको बताया इकोनॉमी का साइज बड़ा हो गया, तो उसके हिसाब से जितना हमें कार्बन प्रोड्यूस करना चाहिए था उतना ना करके हमने कम किया प्रोड्यूस। ठीक है, गेटिंग इट एमिशन इंटेंसिटी कम हो गई जो पर बिलियन डॉलर जो हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पर बिलियन भी बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली हमारे बिलियन जो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे, लेकिन जो कार्बन है उसके साथ उतना नहीं बढ़ा। ठीक है, ओके ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो इंटेंसिटी है अब हमारे देश में क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि हम स्टेडिली हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं एंड हमारी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है एंड हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्विसेज सेक्टर की तरफ जा रही है। अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे खेतों में प्रोड्यूस होती है ना, चावल उगाते हैं नीचे हमारी जो मीथेन बहुत प्रोड्यूस होती है, एंड देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो अगर हम सर्विसेज करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी कारण है। एंड देन इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। अगर हम ये सब कुछ कर पाए तो 2070 तक भारत ने कहा कि हम नेट ज़ीरो टारगेट अचीव कर लेंगे। हम जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे होंगे उतना ही हम कार्बन वापस कैप्चर भी कर लेंगे, हम एटमॉस्फेयर में ज़ीरो कार्बन ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा आपके साथ वीडियो जो हमने रैपिडली शेयर किया, जहाँ पर हमने देखा कि भारत की आज की हालात क्या है, कैसे अचीव करेगा भारत। जो पंच अमृत में जो बात की गई कि 5 जो भारत चाहता है चीज़ें अचीव करना, नेट ज़ीरो बाय 2070, एंड देन उसमें हमने देखा कि ओवरऑल दुनिया में जो कुछ स्टेप्स उठाए गए पूरी दुनिया में, जैसे डिफॉरेस्टेशन खत्म करने के लिए प्लेज लिया गया एंड मिथेन का प्लेज लिया गया। उसके बाद जो नेट जीरो अलाइंड फाइनेंशियल सेंटर की बात की गई, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप किसने शुरू करी है, एंड देन जो ग्लोबल कार्बन बजट के बारे में बात होती है, कौन लेकर आता है, एंड देन कोल पावर प्लांट्स को फेज आउट करने का प्लान है, इसमें कौन भागीदार है कौन नहीं है, एंड बाकी एक हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बोरिस जॉनसन जी क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक इंसान को ये चीज़ इंपैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आपको कार्बन जो डाइऑक्साइड या फिर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, हमें कम करेगा, सभी को बराबर करता है इम्पैक्ट, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, ये है डेफिनेटली, लेकिन हाँ सभी को इम्पैक्ट तो करेगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है इसके लिए पूरे देश, पूरी दुनिया, हर एक इंसान, आप, मैं, हम सब इकट्ठे हों, कुछ कदम उठाएं एंड हमारे अपने ओवरऑल जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको रिड्यूस करें। बहुत सारे छोटे छोटे तरीके एग्जिस्ट करते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमें पता लगता है कि हम एक इंसान छोटा सा, एक बिल्कुल हमारी छोटी सी एग्जिस्टेंस है, उसमें भी हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस यही दोस्तों आपके साथ शेयर भी करना जरूरी था, अच्छे नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है, एंड एक डेफिनेटली अच्छा एस्पिरेंट को तो एनवायरनमेंट की हर एक घटना के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, तो बस मिलेंगे बाकी अपने अगले वीडियोज में, देखते रहिए और बहुत सारी नॉलेज गैदर करते रहिए दोस्तों। मिलेंगे अपने अगले वीडियोज में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।